बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चे अब मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में जो आपका प्री पेपर हुआ था, जितने सेगमेंट थे उनको सबको जरूर आप देख लीजिएगा। वैसा ही पेपर आता, लेकिन उससे कठिनता कुछ ज़्यादा रहती है। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आपको दोबारा, बहुत से कम बच्चों को पेपर्स मिले थे, जिन बच्चों को पेपर नहीं मिल पाए उनका विधिवत मैंने टाइप करा के पेपर आप लोगों को हल करा रहा हूं। तो आइए फटाफट आज जो आपका पेपर हो चुका है उन्हीं को मैं एक बार समझा देता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए, पहला वाला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये आपका प्रश्न दोनों चीज़ें, यानी इसमें आपको परसेंटेज और डेसिमल का दोनों का मिश्रण है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 0.053% प्लस 0.06 का 60% माइनस 0.0310 को दशमलव में व्यक्त करें, मतलब इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं इसको पहला ऑप्शन यहाँ से हल करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.053, प्रतिशत को हटाएंगे, अपान 100 कर देंगे, प्लस अब 0.06 का हम 60% यानी अपान 100 कर देंगे, और माइनस जो है हम थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं, यही जो लिखा है यही रहेगा। तो जैसे हम इसको 100 से भाग करते हैं बच्चों, तो देखिए अब डेसिमल जो है हमारा 5 के बाद लगेगा, तो 1 2 है ना, 2 3 4 5, 5 के बाद तो 1 2 और ये 3 और 5 के बाद डेसिमल हमने लगा दिया, प्लस अब आप यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से हटा देंगे, 1 0 ये हो जाएगा, ये आपका आएगा 6 6 36, और 36 का हमारा जो है, अभी 2 के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन हमको 3 के बाद लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 नीचे बच गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आ जाएगा 0.036 और माइनस वही यानी 0.0310। अब आप यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले मैंने इन दोनों को हल कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.03653 और माइनस फाइनली आपका बचेगा 0.0310, ये वाला। अब जैसे ही आप इसको घटाते हैं और घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आप यहाँ पर बहुत आसानी से उसको लिख लेंगे, और ये वाला आंसर आप देखोगे तो एक वाला आपका आ जाएगा। यहाँ से घटा के आपको देखना है। दूसरा प्रश्न है, व्यंजक 12 गुणित 8 प्लस 7 प्लस ब्रैकेट 8 प्लस 7 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6, और यहाँ गलत छप गया है बच्चों, ये भाग 2 है, तो यहाँ पर ये आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई 2 है। अब इसको सॉल्व करना, तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को इसको हल कर लेंगे, और इनको गुणा है तुम गुणा कर लेंगे। तो 12 को 8 से गुणा कर दिया, 12 8 बच्चों 96 आ जाएगा। 96 आने के बाद देखिए प्लस 7 लगा था, वो हम 7 लिख लेंगे, और प्लस अब देखिए इसके अंदर को जब हम हल करेंगे 8 7 15 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 घटा लेंगे तो ये भी बच्चों 3 बच जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए हम 6 को पहले 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6, तो यहाँ से इतना माइनस का ये 3 आ जाएगा, और ये प्लस का 4 है, तो 4 में से 3 निकल जाएगा, तो प्लस का बच्चों 1 बचेगा। जैसे इसको हम जोड़ेंगे देखिए ये आ जाएगा 107, यानी ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एलसीएम से है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 7 9 और 12 से विभक्त करने पर 3 शेष बचे। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम पहले यहाँ से 5 7 9 और 12 का एलसीएम निकाल लें, और जो एलसीएम आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे जो उसमें शेष बचाना है। तो देखिए इसमें केवल 3 से सारी संख्याएं अधिक से अधिक कट रही हैं, तो हम 3 से इसको काट लेंगे। काटने के बाद अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो इसका सीधे सीधे हम यहाँ से एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4, जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा 1260। चूँकि तो इसमें आपको 3 बचाना है, तो अभिष्ट जो हमारी संख्या होगी 1260, इसका एलसीएम हो गया, 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1263। तो 1263 ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है,
और ये आपका परसेंटेज से है। तो परसेंटेज में हम लोग कैसे लगाते हैं, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको लगा लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कुल छात्र जो हमारे थे वो कितने थे, हम उन्हें x मान लेता हूँ बच्चों। तो x का अगर मैं 40% देखूँ, ये 240 के बराबर है। x हमारी कुल संख्या है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, x बटे परसेंटेज को हटाएंगे तो आ जाएगा 200 बच्चों 40। ठीक है, अब इसके तिरे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 40x बराबर 240 इंटू 100। और जैसे हम x बराबर निकालेंगे तो बटे हमारा 40 से आ जाएगा। तो 1 0 1 0 6 एकम और 4 एकम 4 4 छंग 24, 100 छक्के 600। इसका मतलब उस परीक्षा में टोटल 600 बच्चों ने भाग लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लाभ हानि से है, यह भी क्लास 5th में एक चैप्टर है। रवि ने एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और वह 4 साल बाद प्रयोग करने के बाद उसे 2500 रुपये में बेच दिया, तो रवि को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम बच्चों हानि निकाल लेंगे। हमें हानि कितनी हुई, हम 7500 का सामान लाए थे और इसमें 2500 का बेच दिए, तो कुल मिला के ये हमारा 5000 रुपये का जो है हानि यहाँ पर आपको निकल के आ गई। इसका मतलब 5000 की हानि हुई। लेकिन 5000 की हानि किस पर हुई, तो हमारे पास 7500 पे अगर हानि देखें तो 5000 रुपये की है। तो अगर 1 रुपये होता तो हानि हमारी होती 5000 बटे 7500, इसलिए 100 में कितनी होगी, 100 से गुणा कर देंगे। अब आप देखिए 2 0 काट देंगे, 25 तियाँ 75 और 25 दूना 50। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बचा है 200 बटे 3। अब आप इसको हल कर लेंगे, तिछाक 18 तो 66 सही 2 बटे 3%। तो 66 सही 2 बटे 3, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, इसलिए 66 सही 2 बटे 3 आंसर आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, काफ़ी सरल है, इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। 100 से कम सबसे बड़ी, 100 से कम सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है हमारी 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। और चूंकि 100 से कम, तो 100 से कम का मतलब 99 है नहीं हमारा, 98 भी नहीं है, और 97 हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या, जो कि किसी से नहीं कटती, केवल अपने से कटती है और 1 से कटती है। तो इन दोनों का पूछ रहा था अंतर, तो सबसे बड़ा है 97, सबसे छोटी है 2, दोनों का अंतर हो जाएगा 95। तो यहाँ से 95 यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 हो तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो चूंकि एक संख्या के 3/7, तो मान लेते हैं संख्या आपकी हो गई x, उसका 3/7 मतलब 3/7, ठीक है। और उसी का 1/4 कह रहा, 1/4 का, और उसी का 2/5 हिस्सा जब हमने किया तो ये 15 के बराबर आ गया। तो इससे हमारी संख्या देखिए फाइंड हो जाएगी। अब आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर देखिए 3 बच गया, तो हो गया 3x बटे। अब आप नीचे गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 5 70, तो 3x बटे 70 बराबर 15। जब आप इनकी तिरे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर 15 इंटू 70। अगर आप x बराबर निकालोगे तो ये 70 था बच्चों, और ये 3 से भाग कर देंगे हम, 3 एकम 3 पचे 15, तो 7 पनैया 35, यानी 350 कुल संख्या है। कुल संख्या का आधा, तो 350 का आधा बच्चों होता है 175। तो यहाँ से 175 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये हाई स्कूल का क्वेश्चन द्विघात समीकरण पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए मैं इसकी एक अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक किताब को 24 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ही उसका विक्रय मूल्य बच्चों दिया गया। क्या दिया गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपये। बेचने पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये विक्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य 25 रुपये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और 24 रुपये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य कम होगा, चूंकि विक्रय मूल्य, इस पर लाभ भी लिया गया है जितने की वस्तु है। तो अब हमारे पास उत्तर या तो 20 है या फिर 22 है। तो आइए हम पहले इसको ट्रायल मेथड से सीखते हैं। जैसे 20 है, अगर मान लेता हूँ पहले 20 है, तो कह रहा है
बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ। मान लो 20 रुपये की थी तो इस पर 20% लाभ हुआ, तो कितने रुपए हो गया ये 20 × 20/100। देखो बच्चों कितना आ गया 4 रुपये। तो हमारी 20 रुपये की वस्तु थी, 4 रुपये की बेचा, 4 रुपये लाभ लिया, तो कितने हो गए 24। तो यही दे रहा था कि 24 रुपये बेचा जाए तो जितने की वस्तु है उतने प्रतिशत उस पर लाभ होता। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य हमारा जो है वो एग्जैक्ट 20 रुपये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 226 और 272 को विभाजित करने पर शेष 1 और 2 बचता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इनका हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त निकालने से पहले चूंकि इसमें 1 और 2 बचना है तो इसका मतलब इसमें जुड़े होंगे पहले से। तो आप 226 से 226 से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 225, और जब आप 72 से आप 2 घटाओगे तो आ जाएगा 270। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का हमें निकाल देना है क्या, मासा। मासा कैसे निकलता है, सबसे छोटी संख्या है 225 को भाग कर देंगे 270 से, एक बार जाएगा तो 225 घटा लोगे तो आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 5, और यहाँ ये आपका बचेगा जा कर के 45। अब 45 को फिर 225 से कर दोगे भाग, ये देखिए 5 बार चली जाएगी, 5 25, 5 को 20, 2 22, ये पूरी कट गई। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक इसका कितना हो गया, महत्तम समापवर्तक आ गया 45। ये निकालने की विधि आपको पता होगा, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो महत्तम समापवर्तक भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली से सुबह 8:45 पर चली और मंगलवार को 5:15 पर मुंबई पहुंची, तो ट्रेन की यात्रा का कुल समय। इसको आप लगाने की अपेक्षा अगर मुजवानी समझे तो बहुत, देखिए इसको हम आसानी से आप समझ सकते हो कैसे। ये है आपका, यहाँ से देखिए अगर हम कर लें सोमवार है और इधर ये मंगल तक चली है ट्रेन। ठीक है, अब सोमवार को ये 8:45 से लेकर के अगले दिन यानी मंगल को 8:45, 24 घंटे तो ये हो गए। और अगर मैं 15 मिनट और जोड़ दूं तो 9 बजे तक, यानी हम 9 बजे तक जो टाइम है वो हमारा 24 घंटे बच्चों कितना हो गया 15 मिनट। आगे अब आप 9 के बाद देखिए 10, 11, 12 और 5:15, तो 3 घंटे इधर और 5 घंटे उधर, 5 3 8, यानी 8 घंटे 15 मिनट बच्चों। तो कुल मिला के ये देखिए 32 घंटे 30 मिनट, यानी पूरी यात्रा में उसे टाइम जो लगेगा वो 32 घंटे 30 मिनट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम एक वर्ग और श्याम एक आयत, यानी एक वर्ग बना रहा है और एक आयत। आयत एवं वर्ग का परिमाप समान है। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो बताइए राम द्वारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आप देखिए, पहले ये हम आपका आयत बनाते हैं और ये 10/8 का, तो इसका परिमाप यहाँ से निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी ये हो गया 10 और 8 18, और उसका दूना कर लें तो कुल मिला के 36, यानी परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर का है। तो यही चूँकि वर्ग का है तो हम वर्ग की 4 भुजाएं होती, 4 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 9 या 36, तो ये सबकी भुजाएं हो गई 9 9। अगर कोई पूछता है कि अब पूछ रहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर राम पूछ रहा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है 9 × 9, तो 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं आपका आंसर ये देखिए आ रहा होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न चित्र वाला है, इसलिए वो टाइप नहीं हम लोग कर सकते, तो इसलिए हमने इसकी फोटो की है। तो देखिए नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत ही से आसानी से थोड़ा सा बना लेंगे। देखिए बच्चों, हम इसको ये मिला लेंगे, ठीक, एक ये आप मिला दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर देखो क्या है, ये 3, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये 3 आपको आयत दिख रहे हैं 6/2 के। तो एक का हो गया 6 × 2, 6 दूनी 12, तो आपके 3 हैं, देखिए 1 2 3, तो 12 3 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर आ जाइए, एक ये बचा, दूसरा आपका ये बचा, बस 2 बचे, और ये कितना है,
ये 4 यहाँ तक आया, ये तो 2 ये बचा और 2 ये, तो 2 दूनी 4, ये हो गया वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, तो इसका हो गया 4, इसका भी 4, 4 दूनी 8। कुल मिला के ये हमारा टोटल क्षेत्रफल निकल आया। तो कितना हो गया 44 वर्ग सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर मत लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि चित्र त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को लिखें। अब आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो आपके पास ये है 110, एक है 25, दोनों को जोड़ लिया तो 135। अगर मैं 180 में से 135 को घटा देता हूँ तो जितना बचे, यानी ये बचेगा 5 और यहाँ 4 3 7 यानी 45, तो ये हो गया 45 बच्चों। ठीक है, अब देखिए विकल्प क्या है, BAC न्यून कोण है, BAC ये 45 डिग्री न्यून कोण है, बिल्कुल सही बात है। तो BAC तथा BAC यानी ये 45 और दूसरा आपका दिया C है 110 दोनों को जोड़ दे 155 है, ये भी सही है। B, अब देखिए B एंगल आपका कितना है 25 और फिर C 110 है और फिर B 25, दोनों को जोड़ 180, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो तीसरा वाला है इन तीनों कोणों का योग 180 है, जो कि 180 नहीं, जबकि वो कम आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा वाला ही यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीता के पास दूध रखने के लिए 2 प्रकार के बर्तन हैं। पहले प्रकार के बर्तन में वह 1/2 लीटर दूध रखा जाता है, यानी 1.5 लीटर, जबकि दूसरे प्रकार के बर्तन में 2/6 लीटर दूध रख सकती है। उसके पास पहले प्रकार के 6 बर्तन हैं और दूसरे प्रकार के कई बर्तन हैं। यदि कुल मिलाकर 69 लीटर दूध रखती हो तो दूसरे प्रकार का बर्तन कितने होंगे। तो बहुत आसान है, तो हम मान लेते हैं हमारा जो पहला बर्तन यहाँ पर है वो है 1/2, इसके 6 बर्तन इंटू 6 प्लस जो दूसरा बर्तन है 2/6 के, वो मान लेते हैं x है, इसको हमने 2/6 इक्वल टू 69 कर दीजिए, बस अब आपका सवाल हो जाएगा। तो 2 × 2 और 1 3 यानी 3/2 इंटू 6 प्लस, यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा होगा। 7 दूनी 14 और 6 18, तो 18/7 इंटू x बराबर 69। अब थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 × 2, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 18x/7 बराबर 69, तो ये हो जाएगा 18x/7 बराबर 69 माइनस 9 इक्वल टू 60। अब आपके सामने बहुत आसान है, तो यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूं तो ये 60 और बटे हमारा जो है नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी 18 था कि 20 था, यहाँ से देखना मेरे को पड़ेगा, ये 7 दूनी 14 6 20 होता है, सॉरी ये देखिए बच्चों यहाँ पर 7 दूनी 14 6 20 होता, तो यहाँ पर आप लोग 20 जरूर कर लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यहाँ से। तो ये 20 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 7, ठीक है, तो 20 × 20, 20 तिहाई 60, 7 तिहाई 21, इसका मतलब वो 21 पात्र होंगे। देखिए 21, ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर आप भूल गए हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, पहले जो पात्र है उसमें है 1/2 इंटू 6 प्लस, और दूसरा x मान लीजिएगा, और दूसरा ये देखिएगा 2/6 बराबर 69 लीटर, तो वही 3/2 इंटू 6 प्लस 7 दूनी 14 6 20, 20x/7 बराबर 69। अब इसे आप हल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विभिन्न महीनों में जन्म लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये महीने दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है 31 दिन वाले महीनों में पैदा होने वाले कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ से, हालांकि प्रश्न गलत है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप जनवरी देखें तो जनवरी 31 की होती है और इसमें 25 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक। उसके बाद आप मार्च में देखिए 27, उसके बाद आपका मई में देखिए 55 बच्चे दिख रहे होंगे। जुलाई में आप देखिए 37 बच्चे हैं। जुलाई के बाद अगस्त भी आपका होता है, तो इसमें देखिए 83 बच्चे हैं। और
अक्टूबर में देखिए ये भी 31 का होता है और दिसंबर भी। इन दोनों जब सबको जोड़ोगे तो इसका आएगा 289, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि बी वाला 99 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 289 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर बी वाला हो सकता था अगर यहाँ ये 8 होता। तो ये प्रश्न गलत है, इसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के आज के हमारे 15 प्रश्न थे। 15 प्रश्न मैं पुनः आगे आपको कराऊंगा, हालांकि मैंने इसके पहले भी प्रश्न समझाए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। बहुत बच्चों के पास पेपर नहीं मिले हैं, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।